हेलो एवरीवन। मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम शुरू करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। 1773 और 1858 के बीच में जितने भी एक्ट आए हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टुडे आई स्टार्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. So before I start, I would like to say the background behind regulating act. Background is that जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, इस बैटल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को EIC मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल गई थी। दीवानी क्या होता है? राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो अधिकार होता है वो किसके हाथ में आ गया? कंपनी के हाथ में आ गया। ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1764 में जो कासिम मीर थे उनकी हार होती है और उसके बाद इलाहाबाद की ट्रीटी होती है 1764 में। अगस्त 1765 में होता है ट्रीटी, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल जाती है, बंगाल का, उड़ीसा का और बिहार का। इसके बाद क्या होता है? 1765 टू 1772 तक डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है, रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। ये क्या है? डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इसमें कंपनी भी रूल करेगी और प्लस जो प्रोविंशियल, जो प्रिंसली स्टेट थे वो भी गवर्न करेंगे। बस इसमें फ़र्क ये था कि रेवेन्यू कंपनी के पास होती थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसली स्टेट के पास होती थी। इन 1765 और 1772 के बीच में, इन 7 सालों के बीच में बहुत ही ज़्यादा करप्शन हाई लेवल पे था। रैम्पेंट करप्शन एमंग द सर्वेंट्स, जो भी कंपनी के सर्वेंट थे उन्होंने खूब करप्शन किया। कैसे ये करप्शन करते थे? प्राइवेट ट्रेडिंग करते थे और इसका फुल यूज़ करते थे प्राइवेट ट्रेडिंग का। यानी प्राइवेट ट्रेडिंग क्या है? खुद अपना व्यापार में लिप्त थे और जो सरकारी ऑफिशियल जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो घाटे में जाती थी। और दूसरा इनका एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने रेवेन्यू कलेक्शन किया। ये बैकग्राउंड था। जब करप्शन और कलेक्शन ज़्यादा बढ़ने लगा तो लोगों के अंदर भी एक विरोध की भावना उत्पन्न होने लगी और ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन का क्राउन ने, एक रियलाइजेशन हुआ उनको एक महसूस हुआ कि हमें इन कंपनी को कुछ रेगुलेट करना है, कुछ नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि ये मनमानी हो गई हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। रेगुलेटिंग वर्ड मीन्स रेगुलेट, टू कंट्रोल। ओके, सो इट्स मेन फंक्शन, its main purpose was to control and regulate the functioning of East India Company. Sorry. This was the first step towards the regulating, towards the controlling company. Second, हम इसका महत्व देखेंगे. What was the significant? It was the foundation of centralization of power. जो शक्तियों का केंद्रीकरण था यहाँ से शुरू हो गया था। एंड दिस रेगुलेटिंग एक्ट वॉज द फाउंडेशन। क्या है केंद्रीकरण? शक्तियों का केंद्रीकरण क्या है? यानी कि जो पूरी शक्ति थी, पावर था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर था इंडिया में, वो अब पहले पूरे कंपनी को थी, अब धीरे धीरे वो किसी एक जगह पे केंद्रित होना शुरू हो गई। यानी वो कौन थे? जनरल गवर्नर। Okay, so
नेक्स्ट हम समझेंगे इसके फीचर्स क्या थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ये 3 प्रेसिडेंसी थी और तीनों के अलग अलग गवर्नर होते थे। अब क्या किया गया इसमें, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, यानी उनका ओहदा थोड़ा सा और ऊंचा कर दिया गया। पहले गवर्नर थे, अब गवर्नर जनरल हो गए। और गवर्नर जनरल के अंदर ये गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ये दोनों इसके सबऑर्डिनेट हो गए। सबऑर्डिनेट का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर, ये प्रेसिडेंसी अब इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहा। इसकी जो स्वतंत्रता थी, इंडिपेंडेंस जो हुआ करते थे, इनको अपना खुद कानून बनाने का अधिकार होता था, लेकिन अब ये किस पे डिपेंडेंट हो गए, गवर्नर जनरल पे हो गए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, उनके कामों में मदद के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, जो 4 मेंबर इसमें होते थे। और जब भी कोई कानून बनता था, जब भी कोई काम करना होता था, कोई रूल बनाना होता था, तो इसमें मेजॉरिटी रूल चलता था, यानी 4 ये और प्लस एक गवर्नर जनरल, 5 मेंबर्स। और ये 5 मेंबर्स में 3:2 के रेशियो से बिल पारित होता था, यानी 3 लोग अगर सहमत हो गए तो कोई कानून या कोई निर्णय लिया जाता था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि जो मद्रास के गवर्नर थे और बॉम्बे के गवर्नर थे, दे आर नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट। अब ये पूरी तरह से वॉरेन हेस्टिंग या जो गवर्नर जनरल थे उनके अंडर में आ गए, उनके सबऑर्डिनेट हो गए। थर्ड जो मेन पॉइंट है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट इसी एक्ट के तहत होता है, बट अगले साल होता है 1774 में। कहाँ पे होता है, कलकत्ता में होता है। और ये सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। जो पहले चीफ जस्टिस थे वो एलिजा एम्पे, ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। और आपको जानना है कि सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ। ये जो भी कंपनी के सर्वेंट्स थे, उनके अंदर करप्शन इतनी ज़्यादा थे, उनके अंदर कोई भी अगर विवाद होता था तो उन आपसी विवादों को नियंत्रण करने के लिए, उनके कोई भी मसले को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। आज का प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है, बट ये कलकत्ता में स्पेशली इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट 4th पॉइंट देखते हैं हम लोग। 4th पॉइंट, प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्रेड। देखिए, जैसा कि हमने पहले बताया था बैकग्राउंड में कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो था 1765 टू 1772 तक, इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया। क्यों करप्शन बढ़ा था, क्योंकि प्राइवेट ट्रेड ज़्यादा होते थे। जो सर्वेंट थे वो खुद ही व्यापार करना शुरू कर देते थे, तो कंपनी को फ़ायदे कम, अपना फ़ायदा ज़्यादा होता था। तो इसलिए इस एक्ट ने प्रोहिबिट कर दिया पूरी तरह से कि कोई भी कंपनी का सर्वेंट प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा, और किसी भी इंडियन से, किसी भी नेटिव लोगों से न तो कोई घूस लेगा और न ही कोई उपहार स्वीकार करेगा। सो इस प्रकार हमने देखा ओके। नेक्स्ट एंड फाइनल फीचर्स, 5th नंबर का, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इस्टेब्लिश हुआ। ये क्या होता है भाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर? ये डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी थे, यानी आप कह सकते हो कि ये कंपनी के गवर्निंग बॉडी थे, और इनका मेन जो काम था कि ये रिपोर्ट करें अपना कंपनी में कितने रेवेन्यू आए, सिविल में कितने एक्सपेंडिचर हुए, कितने मिलिट्री अफेयर्स में क्या क्या खर्च हुआ, यानी ऑल टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिलेटेड मैटर, सिविल एंड मिलिट्री रिलेटेड अफेयर्स को रिपोर्ट करना होता था।
यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मेन काम यही था कि भाई आप रिपोर्ट करो, गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करो। तो इनका मेन यही काम था। इससे क्या होगा कि जो कंपनियां थी उनमें ट्रांसपेरेंसी आ सकेंगी, करप्शन कम हो सकेगा। सो आज हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। एक क्विक रिवीजन करते हैं। सो देयर आर 5 फीचर्स। फीचर्स नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल टर्न इनटू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती थी 4 मेंबर्स की, वो असिस्ट करती थी, इनको हेल्प करती थी। सेकेंड नंबर फीचर्स, मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, सबऑर्डिनेट बन गए। नेक्स्ट थर्ड नंबर, सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट इसी एक्ट के तहत होता है। इसमें 4 जजेस होते थे, एक चीफ जस्टिस, जो पहले चीफ जस्टिस थे उनका नाम एलिजा एम्पे था, और 3 अदर होते थे। फोर्थ नंबर का प्रोहिबिशन, प्राइवेट ट्रेड पे पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया गया। और 5th नंबर था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बने। इनका मेन काम था कि रेवेन्यू एंड सिविल मिलिट्री रिलेटेड अफेयर्स को रिपोर्ट करें। थैंक यू।